गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज की वर्कशीट 29 नवंबर की है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि आप लोगों की कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे फीचर्स होंगे, चाहे वो आँखों का रंग हो, चाहे बाल या शरीर की लंबाई चौड़ाई, या आपके उंगलियाँ पतली हैं या घुंघराले बाल हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी किसी न किसी माता या पिता या दादा दादी नाना नानी से मिलती होगी। और यह वर्कशीट इसी पाठ पे आधारित है, जो कि है हमारा पाठ आनुवांशिकता एवं जैव विकास। सबसे पहले मैं पहले शब्द पे आती हूँ। जी हाँ, वो है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको हेरिडिटी कहते हैं, जिसका मतलब होता है वो विभिन्न लक्षण जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति को से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो हमारे बालों का रंग है, या जो हमारी शरीर की बनावट है, लंबाई चौड़ाई, चाहे उसमें नाक की बनावट हो जाए, चाहे कान छोटे हैं लंबे हैं, ये कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। आप सबने देखा ही होगा, कितनी ही आप जिन बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को देखते हो तो उनकी भी शक्ल कहीं ना कहीं अपने माता पिता से थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस तो होती है, मिलती जुलती है। तो ये सब, इसे हम आनुवांशिकता ही कहते हैं। और दूसरा शब्द आता है विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब होता है वेरिएशन, यानी कि जब एक ही स्पीशीज की जातियों के अंदर कोई भी जो अंतर होता है उसको हम विभिन्नता कहते हैं। पहली बात, स्पीशीज का मतलब होता है कि वह जाति जो आपस में एक दूसरे के साथ जनन कर सकते हैं, उसे हम स्पीशीज कहते हैं। जैसे हम मनुष्य जो है, चाहे वो अमेरिका में रहे, चाहे कनाडा में, चाहे भारत में, चाहे जापान में, चाहे चीन में, लेकिन हम सब एक ही जाति, एक ही स्पीशीज़ के हैं, जो है होमो सैपियंस, और इनका आपस में जनन हो सकता है। तो हम सब एक स्पीशीज़ के, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो लेकिन विभिन्न लक्षणों हम सबके बीच में जो थोड़ा सा विभिन्नता आ जाती है, जैसे आपने देखा होगा जापानी की आंखें कितनी छोटी छोटी सी होती हैं, आपने देखा होगा। लेकिन और उधर जो नीग्रोज होते हैं, जो अफ्रीका में रहते हैं, उनके बाल कितने घुंघराले होते हैं। तो ये जो विभिन्नता, इसे हम कहेंगे कि एक ही स्पीशीज़ के अंदर जो थोड़े से अंतर आ गया है, उसको हम कहते हैं विभिन्नता। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलती हूँ अपनी। अगर आप उस नेक्स्ट पेज को देखेंगे तो इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि आनुवांशिकता यानी कि जो लक्षण हमें जनक से संतति के ऊपर लेके जाते हैं, उसको हम कहते हैं आनुवांशिकता, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग पे विभिन्नता, एक ही स्पीशीज के प्राणियों में के लक्षणों में जो अंतर हो जाए, यानी कि डिफरेंस इन द ट्रेट्स। हम लक्षण को इंग्लिश में ट्रेट्स कहते हैं। तो डिफरेंस इन ट्रेट्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। अब हम आते हैं, आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखे चलती हूँ। ये आपके सामने एक पिक्चर आई है आपके सामने। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो हरे रंग का आपको दिखाई देगा, इसके अंदर ये है आपकी कोशिका। ये एक कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल। ठीक है, और इसके बीच में ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस जिसको आप कहते हैं। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स, जैसे छोटे कीड़े जैसे आपको जैसे यूं करके दिखाई दे रहे होंगे, इस तरह के। ये कीड़े कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। सूत्र का मतलब होता है, जैसे आपने नाटक होता है तो सूत्र कौन होता है, जो सारे नाटक की कहानी सारी बताता है, सूत्र की इसको सारा समझाता है। और गुण का मतलब होता है क्वालिटीज़। तो यानी कि ये वो है जो हमारे गुणों को निर्धारित करते हैं, और इन्हें हम कहते हैं गुणसूत्र। तो हमारे जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ये हमारे कोशिका के अंदर, हर कोशिका में जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस, उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगली पिक्चर पे। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, इसी चीज़ को समझाया गया है आपके सामने बड़े अच्छे से क्लियरली, कि हमने सेल के अंदर आपको छोटे छोटे यहाँ पे 4 आपको दिखाई दे रहे होंगे क्रोमोसोम्स है। देखिए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि गुणसूत्र। अब इसी एक क्रोमोसोम को हमने देखो बड़ा करके यहाँ पे दिखाया है। ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम मैंने सर्कल किया है, ये बड़ा करके पूरा दिखाया गया है। और इसके बाद ये क्रोमोसोम जो होता है, ये पहले धागे जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, लेकिन जब विभाजन होता है कोशिका का,
तो उस समय ये इसका नाम हम क्रोमोसोम कहते हैं। जब ये धागे जैसी होती हैं तो इन्हें क्रोमैटिन कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये बने होते हैं एक खास चीज़ से जिसको हम कहते हैं डीएनए। यहाँ देखिए डीएनए, अगर कई बार आपने सुना होगा कि आपके माता पिता और आपका डीएनए मिलता है, ये चीज़ कई बार पिक्चर्स में भी देखी होगी आपने। तो डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ये बिल्कुल आप देखिए एक रिबन की तरह है, जो इस तरह का स्पाइरल आपने देखा होगा, इस तरह स्पाइरल चल रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये डीएनए है जो आपके सामने बना हुआ है। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना ए जी और ये सी टी, ये प्रोटीन है जो डीएनए के अंदर होते हैं। इनके नाम अभी आपको नहीं याद करने, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ कि जितना आपको जो करना है वही चीज़ समझाई गई है। तो सबसे पहले हमने देखा कोशिका के अंदर गुणसूत्र यानी कि नाभिक के अंदर क्रोमोसोम्स जो बने हैं वो डीएनए से बने हैं। अब हम आते हैं डीएनए से आगे चलते हैं और लेकिन उससे पहले हम गुणसूत्रों के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने किया था। यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने जो फिर से आपको रिवाइज करा रही हूँ कि कोशिका के अंदर होता है नाभिक और नाभिक के अंदर गुणसूत्र, यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस एंड देन क्रोमोसोम्स। और ये जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स होते हैं इन्हीं में ही हमारी आनुवांशिक सामग्री है। यही है वो जो सामान लेके आ रहे हैं, यही है जो हमारे गुणों को निर्धारित कर रहे हैं कि हम कैसे दिखेंगे, कैसे लगेंगे। और ये गुणसूत्र जो होते हैं धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो डीएनए और प्रोटीन से बनी होती है। यहाँ तक तो मैंने आपको समझाया था। अब हम पढ़ते हैं जो हमने धागे जैसा जो हमने डीएनए पढ़ा था। हाँ, मैंने आपको कहा था कि डीएनए इस तरह का स्पाइरल की तरह का है, याद आया जो हमने पीछे किया था। ये डीएनए की जो सबसे छोटी इकाई है इसको हम कहते हैं जीन। यहाँ देखिए मैंने लिखा है जीन। जी हाँ, प्लीज़ ये पहनने वाली जीन नहीं है, लेकिन ये सबसे छोटी इकाई डीएनए की हम कहते हैं जीन। जैसे मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक एक छोटी इकाई जीन। जैसे आप लोगों ने माला पहनी तो माला की सबसे छोटी इकाई एक मोती होता है ना, तो बहुत सारे मोती जुड़कर एक माला बनती है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे जब जीन जुड़ते हैं तो वो एक डीएनए को बनाते हैं। और इस जो आपका डीएनए है यही यानी कि गुणसूत्र यही विभिन्नता लेके आता है, वेरिएशन। यही कोशिका के विभाजन में मदद करता है यानी कि सेल डिवीजन के अंदर, और यही पूर्ण जनन यानी कि रीजनरेशन में भी आपकी मदद करता है। इसके अलावा हर कोशिका में एक जैसा डीएनए होता है, यानी कि अगर हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं सारी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए होगा। और ज़्यादातर डीएनए जो होता है वो हमारा नाभिक या न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं परमाणु डीएनए या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर डीएनए। लेकिन थोड़ा सा डीएनए जो होता है वो हमारा एक कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हमारा ऊर्जा का स्रोत था, पावर हाउस था, उसमें भी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि डीएनए दोनों के अंदर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही मैं आपको बता रही थी कि जीन के बारे में। ये जो स्पाइरल बना हुआ है आपके सामने यहाँ देखिए, अब ये आपका एक छोटी इकाई दिखाई दे रही है आपको, ये आपकी जीन 1 हो गई। यहाँ से यहाँ तक एक, जीन 2 हो गई, आपको दिखाई दे रही। और फिर इसी के आगे चलेंगे तो जीन 3 हो गई, और इसके आगे चलेंगे जीन 4। तो डीएनए जो होता है वो जीन से बना होता है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पे वही चीज़ मैंने आपको सिखाई है। और जितनी भी जीन्स होते हैं उसकी 2 प्रतियां होती हैं, यानी कि 2 कॉपीज़ होती हैं, जो एक माता से आती है और एक पिता से आती है, यानी कि एक फादर से और मदर से। जिसे हम कहते हैं एलील। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार यूज़ होगा, एलील। इंग्लिश में ALLELE और हिंदी में जो मैंने लिखा हुआ है एलील कहते हैं। यही इसी के कारण हमारी विभिन्नता आती है कि कौन सा एलील आया है, कि माता का कौन सा जीन आया है, माता का कौन सा गुणसूत्र आया है, पिता का कौन सा आया। जब हमारे बालों का रंग है, सपोज पापा के बाल सीधे हैं, मामा के घुंघराले हैं, तो हो सकता है अगर हमारे में दोनों के थोड़े थोड़े लक्षण आए हैं तो शायद हमारे बाल ना तो पूरी तरह सीधे हो ना बहुत ज़्यादा घुंघराले हो, लेकिन मिक्स से हो। या हमें हो सकता है अगर माता का हमारे पास आ गया गुणसूत्र तो हमारे सारे घुंघराले ही बाल हो। तो ये जो विभिन्नता आती है हमारे अंदर वो इसी के कारण आती है, एलील के कारण आती है।
अब हम आते हैं आगे। अब हम विभिन्नता पढ़ते हैं कि ये विभिन्नता का जो जनन के दौरान ये विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है यानी कि इकट्ठी कैसे होती जाती हैं सारी की सारी ये विभिन्नताएं। देखिए, एक हमने पढ़ा था दो तरह का जनन होता है, एक अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक होता है, यानी कि एक ही वन पेरेंट होता है, लेकिन जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें दो पेरेंट्स होते हैं। अब यहाँ मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है जो आपकी वर्कशीट में भी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक जीव दिखाया। जब वो अलैंगिक जनन करता है यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो यहाँ पे इसने दो जीवों को जनन किया, आपके सामने आई। लेकिन आप ध्यान से देखें, जो दो जीव आए हैं इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे कलर मैंने दिखाया आपको करके, और एक यहाँ मैंने लाइंस बना के दिखाया, जो कि पहले वाले में नहीं था, ए वाले में नहीं था, पहले जीव में नहीं था। तो 1 और 2 में थोड़ी सी विभिन्नता आ गई ना, क्योंकि डीएनए की जब नई प्रति बनी तो थोड़ा सा कॉपिंग में, उसकी प्रति बनने में थोड़ा सा फर्क आता है। जैसे ओरिजिनल कॉपी हो और आपकी फोटोस्टेट कॉपी हो तो थोड़ा तो आपको फर्क लगता है ना, चाहे ऑलमोस्ट सारा सेम होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फर्क आता ही आता है। इसी प्रकार जब जो पहला बना था संतति हुई थी, उस पहले संतति ने फिर अलैंगिक जनन किया, तो उसके भी आगे दो जीव हुए, 1A आप देख रहे हैं, 1B जैसे मैंने दिखाया। इसके अंदर देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इसने पिंक वाला हिस्सा तो लिया ही लिया जो कि एक 1 में था, लेकिन साथ में और विभिन्नता आ गई कि यहाँ पे येलो भी हो गया और यहाँ पे ग्रीन भी आ गया। तो आप देख रहे हैं, जैसे हम एक जनक से पहली पीढ़ी पे जा रहे हैं और फिर हम दूसरी पीढ़ी पे जा रहे हैं, तो विभिन्नता क्या होती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है। और जब दूसरे जीव ने भी जनक किया और उसका 2A और 2B बना, तो इसमें भी देखो विभिन्नता आ गई। ये कलर आप देख रहे हैं, ऑरेंजिश जो हो गया, ठीक है। तो ये विभिन्नता क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आप देखिए, जब अलैंगिक जनन था जिसमें एक ही जनक था, तो भी विभिन्नता आ रही है थोड़ी बहुत हालांकि बेसिक आधार सारा सेम है। लेकिन अगर लैंगिक जनन होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स हैं, माता भी और पिता भी, तो उसमें सोचो कितनी विभिन्नता आएगी, क्योंकि उसमें तो दोनों के गुणसूत्र आ रहे हैं, यहाँ तो एक ही गुणसूत्र आ रहा था। तो इसीलिए ये एक फर्क आ गया कि लैंगिक जनन में ज़्यादा विभिन्नता आती है, लेकिन अलैंगिक में कम विभिन्नता आती है, और हर पीढ़ी के साथ विभिन्नता जो होती है वो बढ़ती जाती है। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है कि क्या विभिन्नता से लाभ होता है। देखिए, ये निर्भर करता है कि विभिन्नता का प्रकार कैसा है। कि अगर हमारी विभिन्नता ऐसी आई है कि हम उष्णा यानी कि गर्मी को सह सकते हैं, तो हमारी गर्मी में रहने की संभावना बढ़ जाती है और हम आराम से बच सकते हैं और हम लोग आगे रह सकते हैं। अगर आप डायनासोर को देखें, शायद डायनासोर में जो विभिन्नता आई होगी वो ऐसी नहीं होगी जो उसको लाभ दे सके, तभी डायनासोर नहीं अपने आप को बर्दाश्त कर पाया बदलते हुए पर्यावरण के अंदर और वो लुप्त हो गया। लेकिन वहीं पर कुछ बैक्टीरिया जो है, जीवाणु है, आप देख रहे हैं, वो अपने अंदर विभिन्नता लेके आ रहे हैं और तभी आज वो जीवित है। हालांकि वो सबसे सरल जीव है, लेकिन वो आज भी हमारे को हर जगह पे हर प्रकार के तापमान में पाए जाते हैं। आपने अभी कोविड का भी जो पढ़ा होगा, वायरस जो है वो भी निरंतर विभिन्नता ला रहा है, म्यूटेट हो रहा है। तभी तो वो क्यों म्यूटेट हो रहा है, ताकि वो अपने आप को लुप्त ना हो जाए और अपने आप को सरवाइव कर सके, जिंदा रह सके। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, आप अपने अंदर विभिन्नता नहीं ऐसी लाएंगे जो आपको लाभ दे, तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ये निर्भर करता है कैसे विभिन्नता है। अब हम आते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर जो अभ्यास के हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया आनुवांशिकता, जिसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वो लक्षण जो कि हमें जनक से संतति की अगली पीढ़ी में जाते हैं। विभिन्नता यानी कि विभिन्न लक्षणों के अंदर जो अंतर आ जाता है एक ही स्पीशीज में या जाति में, उसको हम कहते हैं विभिन्नता। फिर आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब वो गुणसूत्र जो जिसमें हमारी आनुवांशिक सामग्री होती है, जो नाभिक में पाए जाते हैं, और इन्हीं में ही ये वो जीन्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। लक्षण का मतलब होता है ट्रेड्स, यानी कि वो हमारे अंदर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, परिवर्तन, जैसे हमारे बालों का रंग या हमारी बनावट, उन्हें हम लक्षण या ट्रेड्स कहते हैं। जीन, डीएनए की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं जीन। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया है, यदि एक लक्षण ए
अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है और लक्षण बी जो है उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है। तो बताइए कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ। देखिए साफ पाया जा रहा है कि जो बी लक्षण है वो 50% से ज़्यादा है पहले वाले से, यानी कि वो पहले से ही चलता हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब कौन सा लक्षण सबसे पहले आया था? जी हाँ, वो था लक्षण बी, कि जो सबसे पहले पाया गया वो लक्षण बी था, क्योंकि ये 50 पर पहले वाले के 50% से अधिक पहले ही आ गया, तभी ये आगे भी चलता हुआ गया। तो ये चैप्टर आपको शायद समझ में आ गया होगा अच्छे से, और आगे भी ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें जो चीज़ें मैंने आपको पहले समझाई हैं, आनुवांशिकता, विभिन्नता, गुणसूत्र, लक्षण या एलील या डीएनए, जीन, ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान से आप रिवाइज कीजिएगा और पढ़िएगा। थैंक यू।